गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। एक सेकेंड। हाँ, आई होप कि सभी क्लास शुरू हो गई है और आप तक मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ पहुंच रही है। अगर ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है तो एक बार कमेंट करके बता देंगे। कार्तिक, मोहम्मद तबरेज, शुभम कुमार, इंदु कुमारी, राहुल, चरण स्पर्श कह रहे हैं। कार्तिक, रामपाल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। राजेश अहिरवार गुड मॉर्निंग। सही चल रहा है माहौल एकदम? शुरू कर दें आज का रंगारंग कार्यक्रम। बताओ, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है आज ही क्लास कर देते हैं शुरू। मनीषा कह रही है जी सर, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने आपसे कहा था कि आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे वेपोराइजेशन और इवोपरेशन में डिफरेंस, है ना। एक तरफ मैं लिख रहा हूं वेपोराइजेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। एक होता है इवोपरेशन। इसे हम कहते हैं वाष्पन, ठीक है। तो वेपोराइजेशन में और वाष्पन में फर्क समझना है। तो हम कह रहे हैं टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? भाई बहुत बार बता रखा है मैंने, तो बैच खत्म होने वाला तुम्हारा, कम से कम 10 बार बता रखा होगा इस बैच में। अंकुर सर फिजिक्स के नाम से है टेलीग्राम चैनल। और अंकुर सर फिजिक्स आप टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे तो 4-5 चैनल निकल के आएंगे अंकुर सर फिजिक्स के नाम से। तो जिसमें 26.8 हजार बच्चे हों, वो वाला चैनल ऑफिशियल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिनमें 1000-2000 है उन्हें आप छोड़ देना, ठीक है। तो आज बेटा हम बात करें क्लास में किस चीज की? 2 चीजों की हम बात करने वाले हैं। एक बात करने वाले हैं वेपोराइजेशन वाष्पीकरण, एक इवोपरेशन वाष्पन की। इनमें डिफरेंस देखो। इससे बेटा अपने घर में पानी रखा गैस पे और पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। जब पानी उबलना शुरू कर दे तो मैंने बताया था उसके बाद अगर आप उसे हीट देंगे, अगर एक बार पानी ने उबलना शुरू कर दिया, अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब पानी को जो भी आप हीट देंगे उस हीट को लेकर पानी भाप बन के बदलने लग जाएगा। यानी कि उबलते समय जब पानी बॉईल हो रहा हो, पानी उबलते समय जो भाप में बदलता है ना, उसे बेटा हम कहते हैं वेपोराइजेशन वाष्पीकरण। यानी कि जो वेपोराइजेशन की घटना जो होती है ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। जब कोई तरल उबल रहा हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबल रहा है, तो उबलते समय पानी जो 100 डिग्री पर भाप में बन रहा है वेपोराइजेशन है। ऐसे अल्कोहल 78 पे उबलने लगता है, तो उबलते समय अल्कोहल जो भाप में बदल रहा है वेपोराइजेशन है। ऐसे मरकरी पारा उबलता है 357 डिग्री सेल्सियस पर, तो उबलते समय कोई तरल जब भाप में बदले वो होता है वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन क्या होता है बेटा? एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। ये होता है एट ए फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स तापमान पे। बेटा वो फिक्स टेम्परेचर जो है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। यानी कि उबलते समय क्वथनांक पे, उबलते समय जो पानी भाप में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? उबलते समय जो पानी भाप में बदलेगा उसे हम वेपोराइजेशन वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि पानी केवल उबलते समय ही भाप में बदले। आप अपने छत पे पानी छोड़ दो, वो पानी आप देखना, अगर आपने छत पे पानी रखा है पक्षियों के पीने के लिए और कोई पक्षी पानी पीने नहीं भी आया, तो भी 3-4 दिन में पानी भाप बन के उड़ जाता है। भाई तालाब का पानी, नदियों का, समुद्र का पानी धीरे धीरे वेपराइज होता रहता ना, भाप बन के उड़ता रहता है। एक सेकंड, सॉरी। तो बेटा किसी भी तापमान पे जो पानी भाप बन के उड़ता रहता है उसे हम कहते हैं इवोपरेशन वाष्पन। जो पानी इवोपरेट होता है, जो वाष्पित होता है, ये घटना हर तापमान पे होती है। तो जैसे आपने छत पे पानी रखा,
सूर्य का प्रकाश आया तो सूर्य का प्रकाश पानी पर टकराएगा, तो पानी के जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके जो मोलिक्यूल्स हैं लगातार सन की एनर्जी मिलने से वो एक्साइटेड हो जाएंगे और पानी के सरफेस को छोड़ के भाप बन के उड़ जाएंगे। तो किसी भी तापमान पे जो पानी भाप बन के उड़ता है, नदी का पानी हो, समुद्र का पानी हो, या ऐसे आपको छत पे पानी रखा हो, तो किसी भी तापमान पे जो पानी भाप बन के उधर उड़ता है उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। तो इवोपरेशन कहता है प्रत्येक तापमान पर एट ईच टेम्परेचर, एक्सेप्ट किसे, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि उबलते समय जो पानी भाप में बदलता है उसके लिए हम बोल देते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। तो जब तक पानी नहीं उबल रहा है, बिना उबले अगर पानी आपको भाप में बदलते हुए दिख रहा है तो हम कहेंगे पानी इवोपरेट हो रहा है, पानी वाष्पित हो रहा है। अगर बिना उबले पानी भाप बन के उड़ रहा है तो हम कहेंगे कि पानी इवोपरेट हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, वाष्पीकरण उसका वाष्पन हो रहा है। लेकिन उबलते समय जब पानी भाप में बदलेगा उस घटना को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। तो इवोपरेशन घटना क्या होती है, हर तापमान पे होती है, एट ईच टेम्परेचर, प्रत्येक तापमान पे, एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक को छोड़कर, यानी उबलते प्रोसेस को छोड़कर बिना उबले जो पानी भाप में बदलता है उसे हम कहते हैं वाष्पन। ठीक है, तो वाष्पन क्या होता है बेटा, ये प्रत्येक तापमान पर होगा, इसे छोड़कर, बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर। दूसरा, ये जो इवोपरेशन है, जो वाष्पन है, इस घटना को हम कहते हैं, ये है सुपरफिशियल फिनोमिना, इसे हम कहते हैं सतही घटना, सतही घटना। देखो इवोपरेशन जो है ये सुपरफिशियल फिनोमिना क्यों है, क्योंकि बेटा ये केवल सतह पे होता है, सरफेस पे। जैसे कि आपने अपने छत पे पानी लिया एक बर्तन में और ये बर्तन को अपने छत पे छोड़ दिया, तो क्या होगा, सन की लाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, तो सन की जब लाइट आके गिरेगी तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इस बर्तन में पानी की, ये ऊपर वाली लेयर के मोलिक्यूल्स लगातार सन की हीट इनके ऊपर गिर रही है, इन्हें लगातार एनर्जी मिल रही है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर के जो मोलिक्यूल्स हैं लगातार इन्हें एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी को लेकर एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे और क्या करेंगे, इस वाटर की सरफेस को छोड़कर भाग जाएंगे। फिर इसे नीचे वाली लेयर वाले मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो लगातार एनर्जी लेंगे, फिर वो भाप बन के उड़ जाएंगे, फिर नीचे वाले, फिर नीचे वाले, फिर नीचे वाले। यानी जो वाष्पन की जो घटना होती है ये लिक्विड की सरफेस पे होती है। ऐसा नहीं हो कि आपने अपने छत पे पानी रखा है एक बर्तन में, तो सारा का सारा पानी, पूरा पानी, अंदर का भी, बाहर का भी, ऊपर का भी, सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ रहा हो। और एक बर्तन में पानी रखा गया, सबसे पहले ऊपर वाली लेयर भाप बन के उड़ेगी, फिर नीचे वाली लेयर भाप बन के उड़ेगी, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, करते करते एक टाइम सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो जो इवोपरेशन है, जो वाष्पन है, ये सतह पर होती है, एक सुपरफिशियल घटना है, सतही घटना। लेकिन बेटा जो वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण, ये कब होता है, जब पानी उबल रहा होता है। अब एक चीज बताओ, जब पानी उबलते समय जो भाप में बदलता है, तो उबलते समय तो सारा पानी घूम रहा होता है, तो सारा का सारा टोटल जो पानी है उसका कुछ हिस्सा भाप बन के उड़ रहा है, फिर जो बाकी बचा वो भाप बन के उड़ रहा है। इसमें नहीं कि सारा का सारा पानी, अंदर वाला भी भाप बन रहा है, ऊपर वाला भी, बीच वाला भी। तो ये जो होता है हमारा होता है बल्क फिनोमिना, यानी पूरे बल्क में पूरा इकट्ठा सारा का सारा लिक्विड इन्वॉल्व होगा इसमें, तो हम कहते हैं बल्क फिनोमिना। एक है स्थूल घटना। तो अब हमने क्या देखा कि अगर हम कई बार अगर ये कहें कि पानी इवोपरेट हो रहा है, पानी का वाष्पन हो रहा है, तो पानी का इवोपरेशन होना, वाष्पन होने का मतलब है कि ये घटना हर तापमान पर संभव है। तो बिना उबले अगर पानी भाप में बदल रहा है, अगर पानी भी उबला नहीं है और ऐसे भाप बन के उड़ रहा है, तो ये घटना केवल आपको सतह पर दिखाई देगी, इसलिए हम सतही घटना कहते हैं। लेकिन उबलते समय सारा का सारा पानी घूम रहा होता है, तो अंदर वाला पानी भाप बन रहा है, बाहर वाला भी, बीच वाला भी, तो ये बल्क फिनोमिना है। तो ये वेपोराइजेशन होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, वो फिक्स तापमान होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो आप चाहो तो सिंपल लैंग्वेज में अपने भाषा में लिख सकते हैं कि अगर बिना उबले पानी भाप बन के उड़े तो वो वाष्पन है, और उबलते समय जब पानी भाप बनकर उड़ रहा होता है तो वाष्पीकरण है। तो वाष्पीकरण होता है उबलते समय, यानी कि एक फिक्स तापमान पे, और इसमें जब पानी उबलेगा, सारा पानी घूमेगा, तो इसमें बल्क फिनोमिना है ये। लेकिन ये घटना क्या है, बिना उबले पानी भाप बन के उड़ता है, तो केवल ऊपर वाली लेयर भाप बन के उड़ेगी, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली। तो ये जो इवोपरेशन है, जो वाष्पन है, ये एक सतही घटना, इसे हम कहते हैं इसमें सुपरफिशियल फिनोमिना। कई बार नहीं होता ऐसे, कोई बंदे से कोई कहता है कि भाई वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तो दूसरा आदमी तुरंत उसके काउंटर में कहता रहे नहीं, उसमें थोड़ा सुपरफिशियल ज्ञान है, सतही ज्ञान है, यानी कि उसे ऊपर की नॉलेज है। उसे मान लो हिस्ट्री की बात करो, हिस्ट्री का ज्ञान तो है पर मोटा ज्ञान, ऊपरी ज्ञान। उसे मान लो कि बात करने लग जाओ पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स का पता, पर ऊपरी पता है, बहुत डिटेल में चीजें नहीं पता।
तो सुपरफिशियल सतही घटना होती है ऊपर ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये वेपोराइजेशन है ये तो एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है, पानी उबलते समय भाप में बदल रहा है, तो ये तो फिक्स तापमान पे होने वाली घटना है। जैसे लिक्विड जिस भी तापमान पे उबलता है, जैसे पानी के लिए 100, मरकरी के लिए 357, एल्कोहल के लिए 78, तो फिक्स तापमान पे हो रहा है। लेकिन इवोपरेशन तो हर तापमान पे हो रहा है। तो इसमें हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं पढ़ने के लिए। अब हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बढ़ा देने से पानी का वाष्पन, पानी का इवोपरेशन फास्ट हो जाएगा, पानी तेजी से भाप बनने में उड़ने लगेगा। अब उनके बारे में बात करने वाले हैं क्लास के अंदर। उससे पहले रुकना, यहाँ पे क्या डस्ट सी आ गई है, 2 दिन क्लास नहीं हुई ना अभी, सैटरडे संडे। देखो सबसे पहला अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे फर्स्ट कि टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से, टेम्परेचर तापमान के बढ़ने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तापमान के बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन, वाष्पन की दर बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी? बेटा टेम्परेचर के बढ़ने से इवोपरेशन, वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। आप सोचो, आपने सर्दियों में अपने छत पे पानी रखा और एक रखा गर्मियों में, तो सर्दियों में पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, गर्मियों में आप कहोगे सर गर्मियों में, कि जब ज्यादा मान लो कि टेम्परेचर होगा, तापमान ज्यादा होगा, तो क्या होगा, पानी की जो ऊपर लेयर है उसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो जल्दी पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। तो तापमान के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी तापमान के बढ़ने से। वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। सेकंड, अगर मैं सेकंड आपसे पूछूं, मेरे पास में बेटा 1-1 लीटर पानी है 2 जगह, ध्यान समझ बताएंगे सब बच्चे जो शुरू से क्लास देख रहे हैं सुबह से। मेरे पास 1 लीटर पानी है, मैंने इस 1 लीटर पानी को थाली में डाल दिया, 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी डाल दिया मैंने गहरे से गिलास में। 1 ही लीटर पानी गिलास में, 1 लीटर पानी है थाली में, कौन सा पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, गिलास वाला कि थाली वाला? ये आपको बताना है कि सरफेस एरिया बढ़ने से वही पानी अगर ज्यादा सरफेस एरिया में फैला हो वो जल्दी भाप बन के उड़ता है कि देर से? तो सरफेस एरिया के बढ़ने से वाष्पन की दर पे क्या फर्क पड़ेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्प दर पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है राहुल जी, थैंक यू। देखो बेटा, आप खुद एक बार समझना, आपने यही 1 लीटर पानी डाला एक गिलास में, ठीक है, और 1 लीटर पानी आप गिलास में भरोगे तो बहुत ऊपर तक भरेगा 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी आपने थाली में डाल दिया, है ना। अब बेटा क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश आएगा, सन की लाइट आएगी, तो उसमें सबसे पहले ऊपर वाली लेयर पे गिरेगी, तो ऊपर वाली लेयर भाप बन के उड़ेगी, फिर उसके नीचे वाली लेयर, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, तो सब बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि 1 लीटर पानी जब आप गिलास में डालोगे तो गिलास में 1 लीटर पानी बहुत गहराई में आएगा, तो एक एक लेयर करके भाप बन के उड़ेगी, तो बहुत समय लगेगा। पर वही 1 लीटर पानी जब आप थाली में डालोगे तो कम ही ऊंचाई में पानी आ जाएगा 1 लीटर थाली के अंदर, तो वहां कम लेयर बनेगी। तो पहले सबसे ऊपर वाली लेयर भाप बन के उड़ेगी पूरी थाली की, फिर नीचे वाली लेयर, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली लेयर, तो बहुत जल्दी पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो प्लेट थाली वाला जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है इनका, कार्तिक मनीषा शुभम, बिल्कुल सही आंसर है इनका, कि सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तीसरे बात है, अब हम ये थोड़ा सोच के देना, डे लाइफ से कनेक्ट करके जल्दी आंसर आएगा। अगर बेटा स्पीड ऑफ एयर कभी ज्यादा हो, अगर किसी दिन हवाएं बहुत तेज चल रही हो, जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो हवाओं के तेज चलने से वाष्पन की दर बढ़ती है, घटती है कि सेम रहती है? अगर हवाएं बहुत तेज चल रही हो तो क्या होगा?
कुछ आंसर हमारे पास आया, देखो बेटा देखो, जिस दिन हवाएं बहुत तेज चल रही होंगी ना, हवाओं के तेज चलने से भी वाष्पन की दर बढ़ती है। अब कुछ सोचो, जिस दिन हवाएं तेज चल रही होती हैं, क्या उस दिन आपके कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूख जाते क्या? आपकी मम्मी कहती है बेटा अभी बहुत तेज हवा चल रही है, 2 घंटे पहले कपड़े डाले थे, उतार के लिया, सूख गए होंगे। अब एक चीज देखो, जैसे मान लो कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आपने की महसूस की होगी, जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है और आप ऐसे नॉर्मली बहुत देर से घर में ही हैं, आप पंखे के नीचे आके बैठो, एक सिचुएशन क्या है कि आप बाहर से क्रिकेट खेल कर आए, कबड्डी फुटबॉल खेल कर आए और आपकी पूरी बॉडी पर पसीना है, पूरे शरीर में पसीना है, आप पंखे के नीचे आके बैठ गए, तो आप देखना जिस दिन आपकी बॉडी पर ज्यादा पसीना होगा ना, उस दिन आपको पंखे के नीचे बहुत ज्यादा पसीने में आप आओ खेलकर, और तेज पंखे के नीचे अगर आप खड़े हो गए ना, आपको ठंडा ठंडा से ज्यादा ठंडा फील होता है। क्यों? आपकी बॉडी पे जो पसीना है, अगर आप पंखे के नीचे खड़े हो गए, हवाएं बहुत तेज चल रही है, तो आपके शरीर का जो पसीना है वो तेजी से भाप बन के उड़ेगा। अब बॉडी पे जो पसीना है बेटा वो तो पानी है, पानी को अगर भाप बन के उड़ना है, उसे अपनी स्टेट बदलनी है, तो हमने पढ़ा था कि स्टेट बदलने के लिए चाहिए होती है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो पसीना जो है ना, ये आपके शरीर से हीट खींचेगा, गर्मी खींचेगा और भाप बन के उड़ जाएगा। तो पसीने को अगर भाप बन के उड़ना है तो उसे आपके शरीर से गर्मी खींचनी पड़ेगी, हीट लेनी पड़ेगी। तो अगर आपकी बॉडी से बहुत सारी हीट एक साथ निकल जाएगी तो इसलिए आपको ठंडा ठंडा लगने लगता है। इसलिए हमारे घर वाले मना करते हैं कि भाई एकदम से बाहर से आओ तो पसीने में पंखे कूलर के नीचे मत बैठो। वो कहते हैं कि पहले अपना पसीना अच्छे सुखा लो, क्योंकि उन्हें पता है कि पसीना बहुत ज्यादा है शरीर पर, ये पंखे के नीचे जाके बैठेंगे तो पंखे से हवाएं तेज चल रही है, शरीर का पसीना तेज से भाप बन के उड़ेगा, तो पसीने को शरीर से गर्मी खींचनी पड़ेगी, तो बहुत सारी गर्मी हीट एक साथ बॉडी से निकल जाएगी, एकदम से टेम्परेचर डाउन होगा बॉडी का, तो आपको बीमार कर सकता है वो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ठंडा ठंडा आपको फील होगा वो कब होगा? जब हवाएं तेज चल रही होंगी, है ना। जब हवाएं तेज चल रही है तो हमारा पसीना बहुत तेज से भाप बन के उड़ता है। अब देखो, जिस दिन बिल्कुल हवाएं नहीं चलती ना, घर वाले कहते हैं तो भाई पत्ता भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल शांत मौसम है, उस दिन पसीने सूखते नहीं है, चिपचिपाहट से रहती है बॉडी पर। अगर हल्की हल्की से हवा चलने लग जाए और आप खाट बिछा के अपने छत पर लेटे हुए हो तो पसीने नहीं आते, ठंडा ठंडा सा महसूस होता रहता है। तो हवा जब तेज चलती है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हवाएं जब तेज चलती है पसीना जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, क्योंकि जो हवाई तेज चलने पर जो वाष्पन की जो दर है, रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाती है फास्ट, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरे पाएंगे। एक बात और ध्यान रखना कि बेटा इवेपोरेशन होता है ना, जैसे पसीना शरीर का भाप बन के उड़े, तो इवेपोरेशन जो है ना ठंडक प्रदान करता है। तो अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी में बड़ी प्यारी लाइन लिखी है इवेपोरेशन के लिए, इवेपोरेशन रेशन causes कूलिंग, वाष्पन ठंडक प्रदान करता है, वाष्पन ठंडक प्रदान करता है, इवेपोरेशन causes कूलिंग, वाष्पन ठंडक प्रदान करता है। ठीक है, तो तापमान के बढ़ने से भी वाष्पन की दर बढ़ती है, पानी ज्यादा सरफेस एरिया फैला हो तो भी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा, और हवाई तेज चलने पर भी वाष्पन की दर बढ़ती है। ठीक है, फोर्थ लिखेंगे इसमें हम ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से क्या होता है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो एक बताओ, जिस दिन बेटा मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी समझ रहे हो आप? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवाओं में, वातावरण में बहुत ज्यादा नमी होना। तो अगर हवा में बहुत ज्यादा नमी होगी, बहुत ज्यादा वेपर होगा, बहुत ज्यादा पानी होगा, तो इस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे जुलाई अगस्त का महीना याद करो, जब हम खड़े खड़े पसीने आते हैं और पसीने हमारे सूख के देते ही नहीं, हम कहते हैं भाई या तो बहुत ही ह्यूमिड मौसम है, बहुत ही चिपचिपा मौसम है। तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास की जो हवाएं हैं, उन्हें पहले से बहुत नमी बहुत ज्यादा, उसमें पहले से ही पानी की मात्रा बहुत पहले से ज्यादा है। तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, हवा में पहले से बहुत ज्यादा पानी होगा, तो हवाएं और ज्यादा नमी लेने के लिए इच्छुक नहीं होंगी, विलिंग नहीं होंगी, तो आपके शरीर का जो पसीना भाप बन के उड़ ही नहीं पाएगा। जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, याद करो जुलाई अगस्त का महीना, बरसात के मौसम में 4-4 दिन हो जाते हैं, कपड़े नहीं सूख पाते। तो देखो हमारे आसपास की जो हवाएं है ना, इनकी एक लिमिट होती है मॉइस्चर को, वेपर को, पानी को एब्जॉर्ब करने की। अब मान लो कि मेरे आसपास की जो हवाएं हैं
ये 100 लीटर तक पानी को मान लो पी सकती हैं, 100 लीटर पानी को, इनकी औकात मैक्सिमम है 100 लीटर। अगर ये 70 लीटर पानी पी चुकी हो तो 100 लीटर की औकात है, 70 लीटर तक इनके अंदर मॉइस्चर आ चुका है, तो हम कहेंगे आज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आज सापेक्ष आर्द्रता 70% है, यानी जितनी औकात थी उसका 70% पानी आ चुका है हवाओं में। अब मैं कह दूं किसी दिन की आज 90% ह्यूमिडिटी है, यानी आसपास का जो हवाएं हैं मेरे, उनकी औकात है 100 लीटर पानी पीने की, वो 90 लीटर तक पी चुकी हैं, यानी अब उनके अंदर 100 लीटर की औकात थी तो 90 लीटर मॉइस्चर आ चुका है, तो और ज्यादा लेने की इच्छुक नहीं होंगी क्योंकि बहुत ज्यादा पहले से ही उनके अंदर है। अगर मान लो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, आसपास के हवाओं की औकात 100 लीटर पानी पीने की है और 100 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर ले, तो तुरंत बारिश हो जाएगी। वो तुरंत क्या करेंगी, सारे का सारा पानी वापस उड़ेल देंगी। तो जब ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो बारिश होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं, तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर वाष्पन की दर घट जाती है, पानी अब जल्दी से भाप बन के नहीं उड़ेगा क्योंकि आसपास का जो वातावरण है वो और ज्यादा मॉइस्चर रहने का इच्छुक नहीं होगा, पहले से उसके अंदर बहुत ज्यादा नमी भरी पड़ी है, इसलिए पानी का पानी रहेगा, भाप बन के उड़ेगा नहीं वो। तो आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पन की जो दर है वो घट जाती है। तो हमने क्या क्या देखा, तो किस किस फैक्टर के बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ रही है, टेम्परेचर ज्यादा होगा पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, ज्यादा सरफेस एरिया में फैला जल्दी भाप बन के उड़ेगा, हवा जब तेज चल रही होगी पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पन की जो दर होती है वो घट जाती है। ठीक है, तो ये हमें कुछ पॉइंट जो है ये ध्यान रखने थे। एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमिडिटी जो है इसे मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का, तो उसे लिख लेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हम यूज करते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर, ठीक है। ऐसे बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रो। तो हाइड्रोमीटर का काम होता है रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना, द्रवों के सापेक्ष घनत्व नापना। मान लो कि आपको पता करना है कि लिक्विड जो है, ये तरल जो है, जो तेल जो है, ये पानी के मुकाबले कितना ज्यादा डेंस है, पानी के मुकाबले कितने ज्यादा गुना इसका घनत्व ज्यादा है। तो अगर आपको पता करना हो तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाइड्रोमीटर, उसका यूज करते हैं। इसका काम होता है टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, तरलों के सापेक्ष घनत्व मापना। तो पेपर में हाइग्रोमीटर आएगा, वो अलग चीज है। हाइग्रोमीटर नापता है ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को, और हाइड्रोमीटर नापता है तरलों के सापेक्ष घनत्व, टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास में होता है इंस्ट्रूमेंट होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये हवाओं की स्पीड नापने का काम आता है, टू मेजर स्पीड ऑफ एयर, हवाओं की चाल नापने के लिए, हवा कितने किलोमीटर पर घंटे की चाल से भाग रही है। टू मेजर स्पीड ऑफ विंड, इसका काम होता है टू मेजर स्पीड ऑफ विंड, हवा की चाल मापना, एनीमोमीटर। तो हवाएं कितना तेज चल रही हैं, एनीमोमीटर बताएगा। वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी है, हाइग्रोमीटर बताएगा। और हाइड्रोमीटर मैंने क्या कहा कि तरलों के सापेक्ष घनत्व मापने काम करता है, ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने काम करता है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक बार यहां तक लिख लो, इवोपरेशन, वेपोराइजेशन। आई होप कि आपको इस चीज समझ में आई होगी, ठीक है। ठीक, चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर हम धीरे धीरे अंतिम दौर की तरफ चल रहे हैं। चैप्टर में एक आध क्लास का ही गेम बचा हुआ है, आप सभी को पता ही है, कई बार मैंने बता दिया आपको। अब इसमें बेटा के लिखेंगे हम अच्छा
जैसे कि एक छोटी सी बात और देखना इसमें, जैसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका क्या आंसर देंगे। इसने कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वेट क्लॉथ्स विल ड्राई अर्लीस्ट, निम्नलिखित में से किस शर्तों में गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे, कपड़े जल्दी कब सूख जाएंगे। एक ऑप्शन दे रखा है कि जिस दिन ह्यूमिडिटी 100% हो, रिलेटिव, ये आरएच का रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता, की आर्द्रता 100% हो, तापमान 60% हो, ह्यूमिडिटी 100 हो, टेम्परेचर 20 हो, ह्यूमिडिटी 20 हो, टेम्परेचर 20 हो, ह्यूमिडिटी 20 हो, टेम्परेचर 60 हो। तो आपको क्या लगता है कि किस दिन हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे, बताया कोई बच्चा। सोनू, रामपाल, मनीषा, तबरेज, आदित्य, शुभम कुमार, करो सभी। गजाला, रामपाल ने कुछ सही लिखा। देखो बेटा, आप चाह रहे हैं कि हमारे कपड़े जल्दी सूखें, तो सीधी सी बात है, कपड़े जल्दी तब सूखेंगे जिस दिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा। भाई आपको पता है जब तापमान ज्यादा होता है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है, पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो कपड़े जल्दी सूखने के लिए तो टेम्परेचर होना चाहिए ज्यादा, तो 60-60 दो जगह लिखा है, ये दोनों ऑप्शन हटा दो। दूसरा, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कम से कम। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, पहले से हवा में नमी बहुत ज्यादा होगी, तो आपके कपड़ों की नमी वातावरण में जा ही नहीं पाएगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ह्यूमिडिटी कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम ह्यूमिडिटी हो और टेम्परेचर जितना ज्यादा हो, जितनी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो इसलिए गर्मी में अगर आप देखें, जैसे अभी महीना चल रहा है ये मई के आसपास का, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी कम होती है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन होता है, कपड़े जल्दी सूख नहीं पाते, और बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए नहीं सूख पाते। तो ह्यूमिडिटी कम से कम होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो ये कह रहा है कि सही नहीं है, ध्यान रखना, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। कह रहा है कि एयर कंडीशनर एयर कूलर बोथ मेंटेन टेम्परेचर, हाँ दोनों जब चलते हैं भैया ठंडा ठंडा लगता है, बढ़िया है। एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर मेंटेन ह्यूमिडिटी, नहीं बेटा, देखो जो कूलर है ना ये ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं कर पाता। इसलिए आप देखना कि जब बरसात का मौसम होता है ना, तो कूलर को हम चलाते नहीं और चिपचिपापन बढ़ जाता है। आरएच क्या बता तो दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हमने जो कूलर होता है बरसात के मौसम में, जब बरसात का मौसम होता है चिपचिपापन नहीं बढ़ जाता कमरे के अंदर, क्योंकि कूलर जो है ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं कर सकता। एयर कंडीशनर में आपने देखा होगा ड्राई वाला मोड आता है कि अगर आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी हो, एक कूल वाला आता है बहुत ठंडा मौसम करना हो, है ना, तो कई मोड आते हैं। तो जो कूलर होता है, इसलिए ये गर्मी में जितनी तेज गर्मी हो उतना बढ़िया काम करेगा कूलर। जैसे आजकल का मौसम है मई जून का महीना, लेकिन जब बरसात आने लगते हैं जुलाई अगस्त का महीना, तब कूलर फेल हो जाता है, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर पाता और उस मौसम में टेम्परेचर का इतना पंगा नहीं होता जितना होता ह्यूमिडिटी का। एक ये है द स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय, तो हवा गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया था एनीमोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर जो होता है ना, तो प्रेशर को नापने काम आता है बैरोमीटर। ये विंड वेन विंड जो है एनीमोमीटर के ही पार्ट होते हैं। तो हवा गति नापने के लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर का। और एयर प्रेशर वायु दाब पूछता तो फिर हम बैरोमीटर बताते हैं, ठीक है। तो ये तो आसानी है। ये एक ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट और है, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का क्या यूज होता है, नाम सुना आपने थर्मोस्टेट। ये देखो थर्मोस्टेट जो होता है बेटा, इसका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे कूलर, ये सॉरी, ये एसी फ्रिज में लगा होता है। जैसे आपने अपने एसी में टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया,
तो जैसे कमरे का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो तुरंत थर्मोस्टेट क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, अब एसी काम रुक जाएगी। तो 24 हो गया, जैसे टेम्परेचर कमरे का बढ़ने लगेगा, थोड़ा गर्मी बढ़ने लगेगी, फिर से एक्टिव कर देगा, फिर से दोबारा से ऑन कर देगा एसी को। थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट देनी पड़ती है ना। ऐसे कन्वर्टर होते हैं जो हीट को किसी इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। तो हमारे पास में टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है थर्मोस्टेट का। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट क्लास से जुड़े हुए हैं। ये आसान क्वेश्चन है, सबके सही आंसर आ रहे हैं। अगले 2-3 क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि इनके आंसर केवल आप दें, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनके आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये बताओ। हाँ, गजाला सही कह रहे हैं। हम्म नितिन, तबरेज, कार्तिक, कुछ आंसर आ रहे हैं। इसने कहा है एक गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस अंडर कंडीशन ऑफ। तो मैंने कहा था बेटा वैसा क्वेश्चन है कि कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी, तो आप दो ऑप्शन तो बाहर कर ही सकते हैं, जिसमें दोनों में लिखा हो हाई या दोनों में लिखा हो लो। मैंने कहा था कि इसमें एक चीज हाई होती है, एक होती है लो। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि गैस आइडियल गैस बने, परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उस गैस के एटम्स, परमाणु जो है बहुत दूर दूर होने चाहिए। तो एटम दूर दूर कब हो सकते हैं, उनके ऊपर आप कोई दाब ना लगाओ, भाई प्रेशर लगाओगे तो नजदीक ही आ जाएंगे। तो यानी कि प्रेशर होना चाहिए लो, अगर प्रेशर लो है यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों अपोजिट होते हैं, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सबका ठीक है पूरी क्लास का। एक इसमें मिस्टर तबरेज आलम ने गलत किया है, बाकी ठीक है सबका। तो बहुत ही, अरे भाई सी तो आपको टिक लगाना ही नहीं, सबसे पहले तो सी ही बाहर करना है। मैंने कहा था अभी क्वेश्चन आए तो आप कुछ भी भूल जाओ तो इतना याद रखना, इसमें एक चीज हाई है और एक लो है, तो दोनों हाई वाले और दोनों लो वाले तो ऑप्शन सबसे पहले ही बाहर करो। कम से कम आप तुक्का भी मारने लगो तो तुम्हारा आपका तुक्का सही होने की संभावना तो बढ़े। तो सी वाला जिसने बताया इसका तो मुर्गा बनना चाहिए क्लास में। अच्छा, अगला बताना, क्वेश्चन नंबर 21, ये करो ध्यान से। इंदु, कार्तिक, तबरेज, शुभम, रामपाल, ये करो भाई, समझ के ट्राई।
कुछ आंसर मेरे पास में आने लगे हैं। देखो, सबसे पहले इसने कहा, इस क्वेश्चन को ध्यान समझो। इसने कहा शर्तों का कौन सा सेट गैस को द्रवित करने का सबसे आसान तरीका है। विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट इजिएस्ट वे टू लिक्विफाइड ए गैस। बेटा आपको किसी गैस को लिक्विफाइड करना है, किसी गैस को आपको तरल में बदलना है, लिक्विड में, तो कौन सा सेट होगा। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दोनों हाई वाले ऑप्शन, दोनों लो वाले तो पहले आप करेंगे बाहर। मुझे ये बताओ, अब आपको किसी गैस को लिक्विड में बदलना है। जैसे आपके घर में जब पानी गर्म होता है, उबलता है और पानी की भाप बनती है, तो भाप क्या है, वो गैसीय स्टेट ही तो है। अगर भाप को आपको वापस से लिक्विड में बदलना है तो गैस को ठंडा करना पड़ेगा। तो जब भाप होती है ठंडी हो गई तो पानी की बूंदों में इकट्ठी हो जाती है प्लेट के ऊपर। तो अगर आपको गैस को अगर लिक्विड में बदलना है, इजिएस्ट वे टू लिक्विफाइड गैस, गैस को तरल में बदलना है, तो आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा लो और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कोई भी गैस जो कि लिक्विफाइड तरल में बदल जाएगी। हमारे घर में जो एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, आपने देखना कि ट्रांसपेरेंट पाइप अगर आपने लगा रखा हो तो उसमें लिक्विड चलता हुआ दिखता है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैसों को बहुत ही हाई प्रेशर में भरा जाता है। तो जो हमारे घर में सिलेंडर है 14 किलो का, उसके अंदर गैसों को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे भर देते हैं, तो गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। तो वो इतने में जो होता है वो फिर वो उसके अंदर लिक्विड भरी होती है वो। तभी तो अगर सिलेंडर कहीं फट जाए तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है, क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर रहता है सिलेंडर के अंदर, क्योंकि बहुत ही उच्च दाब पर जाकर क्या होती है, गैसें लिक्विड तरल में बदलती हैं। तो इसका आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन, कि टेम्परेचर होना चाहिए लो, प्रेशर होना चाहिए हाई। इसी टाइप का क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास में। एक क्वेश्चन और था ऐसे ही। ये बताना इसका आंसर क्या होगा। और साथ में क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो भाई सभी। हाँ जी, कार्तिक शुभम इंदु रामपाल, कुछ आंसर आ रहे हैं, आप देखते हैं सर किसका ठीक है। बेटा देखो क्या लिखा है इसने, द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज मैक्सिमम। तो बेटा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो कह रहा है किसी गैस की डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब भी ऐसे ऑप्शन देखें, दोनों लो दोनों हाई वाले करेंगे बाहर। अब मुझे बताओ, किसी गैस की डेंसिटी अधिक से अधिक कब हो सकती है, जो उस गैस को कम से कम वॉल्यूम कम से कम जगह में भरा जाए। वॉल्यूम और डेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी कोई गैस है, वो गैस गैस ही है हर जगह, वैसे अगर आपको उसको ज्यादा डेंस करना है तो उसे कम से कम वॉल्यूम में इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी कि आपको वॉल्यूम कम करने के लिए यानी क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी तो उसके पार्टिकल नजदीक नजदीक आएंगे। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर डेंसिटी क्या होगी किसी गैस की, मैक्सिमम। भाई आपको किसी गैस की डेंसिटी मैक्सिमम करनी है, तो मैक्सिमम डेंसिटी के लिए वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए, आयतन कम से कम। और आयतन कम कम होगा जब गैसों का थोड़ा नजदीक नजदीक लेके आओगे। पहले मान लो कि वही गैस के एटम बहुत ज्यादा दूर थे, अब थोड़ा सा नजदीक लेके आ जाओ, तो पहले से डेंस गैस हो जाएगी, कम जगह में आपने उसे भर दिया। ठीक है। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर काम क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापना, सापेक्ष आर्द्रता को नापना, है ना। ये आगे आएगा अभी। क्या बताना, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे।
देखो उसने क्या लिखा है, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवोपरेशन। तो इवोपरेशन कब बढ़ेगी, एक लिखा पहले में उसने डिक्रीज द सरफेस एरिया, तो गलत हो गया। सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ती है, तो सरफेस एरिया घटने से घटेगी, तो गलत हो गया। डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पन की तरफ बढ़ती है तो घटने से घटेगी, तो सी ऑप्शन सही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक लिखा एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, अगर आप पानी में नमक मिला दो ना, तो पानी जितना तेजी से पहले भाप बना रहा था उससे स्लो हो जाएगी भाप बनने की दर। तो जैसे हमने लिखा था रेट ऑफ इवोपरेशन, अगर नमक ऐड कर दें पानी में तो डिक्रीज हो जाती है। तो इसे हमने पढ़ा ना, तापमान बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ने से भी बढ़ती है, हवाई तेज चलने से भी वाष्पन की दर बढ़ती है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से घटती है। ऐसे आप एक लिख सकते हैं, कॉमन साल्ट के ऐड करने से भी, पानी में नमक वगैरह मिला देने से भी वाष्पन की दर घट जाती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा सी ऑप्शन, ये सबका ठीक है। रामपाल गलत है ये। बेटा उसने कहा कि इंक्रीज कब होगा, तो आपको लिखवाया नहीं हमने ये कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो पानी का तापमान बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हमारे हो गए, अब थोड़े उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिन चीजों को हम डेली लाइफ में देखते हैं। अभी अब हम क्लास में क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है और प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बन जाता है। अब इस तरह के हम कुछ वैरायटी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये बेटा समुद्र है, ठीक, इस समुद्र के ऊपर है धरती माता, ठीक है, इस और ये यहाँ पे बना हुआ है ये सॉरी धरती, मतलब ये सरफेस है, ये लैंड एरिया है, ये समुद्र है ना, और ये समुद्र धरती के ऊपर है पहाड़ देवता। देखो अब हम क्लास में बात करेंगे कि अगर कोई खाना किसी प्लेन एरिया में बनाया जाए, प्लेन एरिया का मतलब मैं यहाँ पे सी लेवल से लूंगा, हमेशा समुद्र तल की बात करेंगे। तो अगर हम किसी खाने को बनाए प्लेन एरिया में, मान लो कोई चावल हमने यहाँ पे प्लेन एरिया में बनाया और वो 15 मिनट में गल गया, वही चावल जो है ऊंचे पहाड़ों पर कई बार हो सकता है कि आधे घंटे तक बिना गले। तो ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है, अब वो हम उसकी बात क्लास के अंदर करने वाले हैं। देखो बेटा, आप सभी ने जो बचपन से पढ़ा है कि पानी जो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ये कोई सार्वभौमिक सत्य, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि पानी 100 डिग्री पर ही उबलेगा। अगर आपका मन करे ना तो आप चाहो तो पानी पर 90 डिग्री पर ही पानी खद्दे लग सकते हैं, पानी 90 पे ही उबल सकता है। आप चाहो तो पानी 115 तक भी ना उबले, 115 तक भी नहीं उबल रहा है, 120 पे आके उबल रहा है, तो ये काम भी हो सकता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, ये बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है सी लेवल पे, समुद्र तल पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर। तो अगर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, वायु का जो दाब है, अगर वो 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो आप देखोगे स्टैंडर्ड बुक में लिखा होता है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर। 1 वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, 1 वायुमंडलीय दाब जो है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, ये होता है 101 325 पास्कल के बराबर। जब इतना प्रेशर होगा तो पानी 100 डिग्री पर जाकर उबलेगा। ये इसी चीज को मैंने आपको बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। तो पानी जो उबलता है 10 की पावर 5 का होता है 1 लाख पास्कल, तो यानी कि 1.01 लगभग एक ही हो गया। यानी पानी उबलता है, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब होता है 1 लाख पास्कल। तो अगर 1 लाख पास्कल का दाब हो तो पानी 100 डिग्री पर उबलेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब होता है 101 325 पास्कल के बराबर। और इसी 1 लाख को मैंने बोला था कि हम बार कह देते हैं। तो 1 वायुमंडलीय दाब जो है, अगर आप बार में लिखना चाहो तो 1 वायुमंडलीय दाब जो है वो बार में होता है 1.01325 बार के बराबर। तो 1 वायुमंडलीय दाब जो है वो 1.01325 बार के बराबर है। 1 वायुमंडलीय दाब जो है वो 1.01325 बार के बराबर है। यह पास्कल में लिखना चाहो तो 101 325 पास्कल के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये इतना प्रेशर हो तो 1 वायुमंडलीय दाब पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अगर बेटा प्रेशर इससे कम या ज्यादा हो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। अगर मैं समुद्र तल से अंदर की तरफ जाना शुरू करूं
तो जितना प्रेशर यहाँ पर है सी लेवल पर, उसमें और प्रेशर ऐड होने लग जाएगा अगर हम समुद्र तल के अंदर घुसे। तो अगर एक बंदा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसके ऊपर प्रेशर क्या पड़ेगा, ज्यादा। यानी कि जब हम समुद्र तल में जाएंगे तो अंदर की तरफ जाने पर प्रेशर इंक्रीज करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं मेट्रो वाले चैप्टर में। तो दाब जो है समुद्र तल में अंदर जाने पर बढ़ता है। अगर हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाए तो जितना प्रेशर यहाँ है उसके मुकाबले प्रेशर कम होने लगता है। तो ऊंचे पहाड़ों पर प्रेशर होता है कम। यानी अगर कोई मेरे से कहे कि ऊंचाई और गहराई के साथ में दाब कैसे बदलता है, तो हम बोलेंगे कि समुद्र तल से ऊपर जाने पर, पहाड़ों की तरफ जाने पर प्रेशर की वैल्यू घटती है और समुद्र तल के अंदर घुसने पर दाब की वैल्यू बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ता है। अब एक चीज बताओ कि पानी जो उबलता है वो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये 100 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू है ये केवल तभी है अगर हम सी लेवल पर हों। अगर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, अगर वायुमंडलीय दाब 101-325 पास्कल हो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटीएम है, 101-325 पास्कल है। अब लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर जब हम जाएंगे वहां प्रेशर जो है अब वो 101-325 पास्कल नहीं रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा। ऊंचे पहाड़ों पर जाते समय प्रेशर तो डिक्रीज होने लगता है। अब वहां पे देखो क्या होगा, जैसे आप ऊंचे, अगर मैं यहाँ पे दो चीजों में कंपेयर करूं, ये एक क्वेश्चन और देखें अगर आप इसमें, कि कई बार आपने एक चीज देखी होगी, अगर आप ऊंचे पहाड़ों पर जाएं कभी घूमने, आपके पास में चिप्स का पैकेट आप लो अपने शहर से, प्लेन एरिया से चिप्स का पैकेट कुरकुरे का, तो पैकेट आपको लगेगा कि उसके अंदर कुछ गैस सी भरी हुई है, आपको हल्का सा वो दबेगा वो, है ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कुछ हवा से भरी हुई है। लेकिन उसी चिप्स के पैकेट को लेकर जब ऊंचे पहाड़ों पर जाओगे ना, आपको लगेगा चिप्स का पैकेट फटने को हो रहा है, वो बहुत ज्यादा आपको फुला फुला लगेगा, उसकी चोंच बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे चुभ भी जाएंगी। तो पैकेट बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे दबाएंगे तो फट ही ना जाए। तो जब कोई पैकेट को हम प्लेन एरिया से पहाड़ों की तरफ लेके जाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्यों फूल जाता है, बिल्कुल फटने लायक क्यों हो जाता है? उसकी वजह यह है कि ऊंचे पहाड़ों पर जो प्रेशर होता है, बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है। अब अंदर जो गैसें भरी हुई हैं इस गुब्बारे के, तो बेटा गैसों की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागने की। अब अंदर जो गैसें भरी है उन्हें बाहर लो प्रेशर मिल रहा है तो लो प्रेशर की तरफ भागना चाह रही है, इसलिए पूरा पैकेट पूरा आपको इसलिए लग रहा है कि फटने को हो रहा है। ये अंदर की जो गैसें हैं उनकी टेंडेंसी है लो प्रेशर की तरफ जाने की, इसलिए ऐसा हो रहा है। जबकि जो उस गुब्बारे में गैसें भरी हैं और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लेन एरिया में इतना डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इतना ज्यादा आपको फर्क नहीं लग रहा। लेकिन उसी जब आप ऊंचे पहाड़ों पर जाओगे तो जो प्लेन एरिया के मुकाबले वहां प्रेशर बहुत ही कम हो चुका है, इसलिए आपको डिफरेंस प्रेशर का ज्यादा बन गया, तो अंदर की गैसें उस लो प्रेशर की तरफ को भागने के चक्कर में उस पैकेट को पूरा फुला देती हैं। अरे महसूस किया कभी आपने ऐसा कि कुरकुरे बिस्किट का वही, कुरकुरे का चिप्स का वही पैकेट जो यहाँ पर हल्का हल्का सा फूला हुआ है, वही पैकेट ऊंचे पहाड़ों पर जाकर फटने लायक क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे बाहर का दाब कम है तो अंदर की गैसें लो प्रेशर की तरफ भागना चाह रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऊंचे पहाड़ों पर क्या होता है, प्रेशर होता है लो। अब इसी वजह से कई बार क्या होता है कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय, ट्रैकिंग करते समय कई बार नाक से ब्लड भी आ जाता है बाहर। पे हमारी बॉडी में जो ब्लड चल रहा है वो लिक्विड है, तरल है, तो लिक्विड की या गैसों की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागने की। अब ऊंचे पहाड़ों पे गए, बाहर का प्रेशर बहुत ही लो हो गया, हमारी बॉडी में जो ब्लड चल रहा है वो लो प्रेशर की तरफ को भागना चाहता है। तो जो ब्लड नाक में, कान में जो वेसल्स होती हैं जिनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो बहुत ही कमजोर होती हैं, तो उनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो लो प्रेशर की तरफ को भागना जब चाह रहा है तो चक्कर में कई बार वो वेसल्स फट जाती हैं और नाक और कान से ब्लड बाहर आ जाता है। ये नसें नहीं फटेंगी तो मजबूत होती हैं काफी, तो नाक और कान के कुछ वेसल्स ऐसे होते हैं ब्लड फ्लो कर रहा होता है, वो जब उनके ब्लड बाहर की तरफ भागना चाह रहा है, लो प्रेशर की तरफ भागना चाह रहा है, तो उस जद्दोजहद में कई बार वो फट जाएंगी तो नाक और कान से खून बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय नाक से खून बाहर क्यों निकल जाता है? तो आप एक ऑप्शन लिखा होगा कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय बाहर नाक से खून इसलिए बाहर निकलता है क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है वो शरीर के दाब की अपेक्षा काफी कम हो जाता है। तो बाहर का प्रेशर लो है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड क्या करेगा, लो प्रेशर की तरफ को जाने के चक्कर में बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को हम, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड ब्लड ब्लड comes out from nose due to pressure difference।
At high altitude, blood comes out from nose due to pressure difference because at high altitude कैसे लिख लो, पहले लिख लो ऑन माउंटेन्स, हाई एल्टीट्यूड यहां लिख लेना, ऑन माउंटेन्स blood comes out from nose due to pressure difference because at high altitude outside atmospheric pressure becomes lower than pressure inside the body, हिंदी में लिखेंगे ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून दाब में अंतर की वजह से निकलता है। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून दाब में अंतर की वजह से निकलता है। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून दाब में अंतर की वजह से निकलता है। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून दाब में अंतर की वजह से निकलता है क्योंकि वहां बाहर का वायुमंडलीय दाब शरीर के दाब की अपेक्षा कम हो जाता है। क्योंकि वहां बाहर का वायुमंडलीय दाब शरीर के दाब की अपेक्षा कम हो जाता है। क्योंकि वहां बाहर का वायुमंडलीय दाब शरीर के दाब की अपेक्षा कम हो जाता है। At mountains, blood comes out from nose due to pressure difference because at high altitude outside atmospheric pressure becomes lower than pressure inside the body. ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून दाब में अंतर की वजह से निकलता है क्योंकि वहां बाहर का वायुमंडलीय दाब शरीर के दाब की अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमें पता चल गया कि जो प्रेशर वायुमंडल का पूरे वातावरण के जो गैसें हैं, वातावरण तो गैसों से मिलकर बना है, तो वातावरण की जो गैसें जितना प्रेशर सी लेवल पे लगाते हैं, समुद्र तल पे लगाती हैं, अगर हम ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहां उतना प्रेशर नहीं होगा, है ना। अब इससे देखो बेटा फर्क क्या पड़ता है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूं एक इस प्लेन एरिया में और एक यहाँ पहाड़ पे मैंने एक एरिया लिया। मान लो कि हमने बात कर रहे हैं मनाली की, शिमला मनाली नाम सुना होगा ना आपने। और एक बंदा यहाँ पे सी लेवल पे है, समुद्र तल पे है। तो आप सभी को पता है कि समुद्र तल पे जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, जब आप ऊंचे पहाड़ों की तरफ को जाएंगे तो जितना प्रेशर यहाँ पे है 101 325 पास्कल का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर जो यहाँ पे दाब है, जब ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा। तो बेटा प्रेशर के कम होने से होता क्या, दाब के कम होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, इसकी वैल्यू भी घट जाती है। प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू घटने वाला पता क्या है। अगर यहाँ पे समुद्र तल पे आप पानी गर्म कर रहे हैं, पानी 100 डिग्री पे जाके खद्दे लगेंगे, और आप ऊंचे पहाड़ों पर जाकर पानी गर्म होगा, पानी 100 से पहले ही उबलना शुरू कर देता है। वहां पे 100 तक पानी पहुंचता है, 90 पहुंचा पानी उबलना शुरू कर दिया, या 95 उबलना शुरू कर दिया, डिपेंड करेगा समुद्र तल से कितनी ज्यादा हाइट है। तो ऊंचे पहाड़ों पर क्या होता है, यहाँ पे जो पानी उबलता है, वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल 85, समझने के लिए 85 मान लो। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखो, अब समुद्र तल पे गए, आपने बर्तन में पानी रखा, 20 डिग्री का पानी है मान लो, आप उसे गर्म कर रहे हैं, पानी का तापमान बढ़ते बढ़ते हो गया 40, गुनगुना सा पानी हो गया। आपने लगातार हीट दी, पानी का तापमान हो गया 60, गर्म हो गया, 70 पे तेज गर्म, 80 पे पानी और तेज गर्म, 90 पे और गर्म, 95 और गर्म, 99 पे और गर्म। जैसे पानी 100 पर पहुंचेगा पानी में खद्दे लग जाएंगे। तो समुद्र तल पर जो पानी उबल रहा है वो उबल रहा है 100 डिग्री पर, और आपको पता अगर एक बार पानी उबलने लग जाए, अब उसके बाद तो उसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। अब तो केवल जो भी आप उसे हीट देंगे उससे केवल इस पानी की भाप बनेगी। तो पानी गर्म होते होते तो 100 पे उबलने लगा, अब जो भी हीट देंगे उससे केवल पानी की भाप बनेगी।
अब आप ऊंचे पहाड़ों पर आओ, यहाँ पानी गर्म हो रहा है, 20 और गर्म किया 30 और गर्म किया 40, गुनगुना नहाने लायक हो गया, 50 पर गर्म, 60 पर गर्म, 70 पर गर्म, 80 पर गर्म, जैसे यहाँ पानी पहुंचा 85 पर, और यहाँ पानी ने उबलना शुरू कर दिया, तो और एक बार पानी उबलने लग जाए अब तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, अब तो केवल उसकी भाप बनेगी। यानी शिमला में जो पानी आपको उबलते दिख रहा है, मनाली में जो आपको पानी उबलते दिख रहा है, वो पानी मान लो कि 50 से 88 डिग्री पर ही है, और एक पानी यहाँ उबल रहा है 100 डिग्री में। तो यहाँ भी पानी उबलते दिख रहा है, यहाँ भी उबलते दिख रहा है, पर इस उबलते पानी का तापमान 100 है, इसका उबलते पानी का तापमान 85 है। अब समझो कि एक आलू पड़ा है, एक चावल पड़ा है 100 डिग्री के पानी में, एक पड़ा है 85 में, तो आलू जल्दी कहाँ गलेगा, 85 में कि 100 पे? बेटा आलू जल्दी गलेगा 100 डिग्री में, क्योंकि पानी का उबलना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस उबलते हुए पानी का टेम्परेचर कितना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आलू या चावल उसके अंदर डलेगा वो तो उस पानी से तो हीट खींचेगा, और वो पहले से उसका टेम्परेचर कम है, उसके अंदर कम ताकतवर पानी समझो एक तरीके से, तो उससे जल्दी नहीं गल पाएगा वो। तो ऊंचे पहाड़ों पर खाना पकने में समस्या इसलिए आती है क्योंकि वहां पानी जो है 100 डिग्री पर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले उबलने लगता है, और उबलने लग जाएगा तो दिक्कत यह है कि अब तापमान नहीं बढ़ सकता, अब तो केवल भाप बन के उड़ सकता है वो। तो ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए पकता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, उसकी वैल्यू 100 से कम हो जाती है, तो पानी वहां 100 पर से कम पे ही उबलने लगता है, इसलिए खाना बनने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम पहले हिंदी में लिख देता हूँ इस बार में, देखेंगे यहाँ पे, ऊंचे पहाड़ों पर खाना, ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब के कम होने से क्वथनांक का मान गिर जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने लगता है। ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब के कम होने से क्वथनांक का मान गिर जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने लगता है। ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे को भी लिखवा देंगे, लिख लेंगे यहीं पे। इसी वाला क्वेश्चन देखना, क्या आंसर ठीक होगा इसका बताओ। जैसे क्या लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसा उतार भी लेंगे, एट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स कुकिंग ऑफ फूड बिकम्स डिफिकल्ट। ऊंचे वाले क्षेत्र में भोजन पकाना मुश्किल हो जाता है, बात सही गलत है? सही है, ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। अगले में लिखा है कि वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज लो। पानी कम दाब पर उबलता है, कम तापमान पर उबलता है दाब कम होने पर। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। देखो, ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता ही देर से इसलिए क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होने की वजह से पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है। तो ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बेटा ए और बी सही भी है और बी जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कई बार क्या होता है कि ये स्टेटमेंट भी सही होगी, ये भी सही होगी, पर सेकंड वाली पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रही होती। जैसे मैं कह दूं स्टेटमेंट 1, माय नेम इज अंकुर वशिष्ठ, मेरा नाम अंकुर वशिष्ठ है।
सेकंड बोल दूं आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। पर क्या दूसरी स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रही है? मेरा नाम अंकुर इसलिए थोड़े ना है कि मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ हूं मैं। मुजफ्फरनगर में तो बहुत सारे नाम है लोगों के, सबके नाम अंकुर थोड़े ना वहां पे। तो पहली स्टेटमेंट भी सही थी, वहां दूसरी भी थी, लेकिन दूसरी पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ए और बी दोनों सही हैं, और बी जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो सी बी में क्या लिख रहा है? एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ लिख रखा है कि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही गलत हो गया। ए और बी सही भी है, और बी ए को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर बने, इंग्लिश वाले बच्चा से लिख लेना ये, कैट हाइड्रेटेड रीजन बुकिंग ऑफ फूड बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज लो। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। बाकी जो है एक क्लास कल और एक परसों, परसों लास्ट क्लास होगी। एक बच्चे ने कहा भी कि 101 क्लास कर दो सर, शुभ हो जाएगा ना, लगन वाला काम सा हो जाएगा ना, बढ़िया शुभ लगन बन जाएगा। तो ठीक है, तो कल सेकंड लास्ट क्लास है आपके साथ, और परसों लास्ट क्लास होगी। अब कल मिलेंगे 8:15 बजे। इन दोनों दिन एक्टिव रहें, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।